नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व की शांति और स्थिरता के लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना जरूरी। गुजरात के भावनगर में चिप से लेकर शिप तक भारत में ही बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लोगों को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हुए शामिल। रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार से की मुलाकात। आतंकवाद रोधी प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से मुकाबले और खुफिया आदान प्रदान पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ नहीं होगा कोई समझौता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और छात्राओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध करवाना पुलिस की जिम्मेदारी। और एशिया कप सुपर 4 मुकाबलों का आज होगा आगाज। पहले मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होनी है भिड़ंत। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया है और वो भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ ही पारादीप बंदरगाह पर नए कंटेनर बर्थ और कांडला में एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और ग्रीन बायो मेथनॉल संयंत्र सहित पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और दूसरे देशों पर निर्भरता को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए देशवासियों से इसे हराने का आह्वान किया। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में भारत को विकसित बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश के सामर्थ्य को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा और उनकी नीतियों से देश के नौजवानों का बहुत नुकसान हुआ है। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा।
और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र से समृद्धि की परियोजनाओं पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया अब से कुछ देर पहले, जहां समुद्र से समृद्धि इन परियोजनाओं को समझते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए कि कैसे मैरीटाइम सेक्टर में गेम चेंजर्स साबित होने वाली हैं ये तमाम परियोजनाएं और ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से आज का दिन बड़ा। प्रधानमंत्री की सभाओं में अक्सर लोग अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भावनगर में आयोजित सभा के दौरान भी एक बच्चे ने उनका चित्र बनाया था, जिसे दिखाते समय वो बहुत भावुक हुआ। प्रधानमंत्री ने मन से ही उसे शांत बना दी। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे। कोई जरा इसको कलेक्ट करे, छोटा सा बालक है। शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा। मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। साथियों, ये छोटे छोटे बच्चों का प्यार, इससे बड़ी जीवन की पूंजी क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर भावनगर में लोगों का उत्साह देखने लायक था। देखिए वीडियो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली जी ड्रॉइन से मुलाकात की। ये बैठक द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता का हिस्सा रही और हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कॉर्नी की बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाने का अवसर बनी। दोनों पक्षों ने विश्वास बहाली और सहयोग विस्तारीकरण की गति को सकारात्मक बताया। आतंकवाद रोधी प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से मुकाबले और खुफिया आदान प्रदान पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों और क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्यों पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत और कनाडा ने मिलकर सहयोग की नई राह पर आगे बढ़ने और सुरक्षा संबंधों को और सुदृढ़ करने का संकल्प जताया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और छात्राओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध और उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। देश के राज्यों पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि पिछले एक दशक में राज्यों का कर्ज 3 गुना हो गया और इसकी रफ्तार चिंताजनक है। पंजाब, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा स्थिति जो है वो चिंताजनक है। आइए देखिए रिपोर्ट के जरिए। कैग की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के सभी 28 राज्यों का सार्वजनिक कर्ज वर्ष 2013-14 में लगभग 17.57 लाख करोड़ था। वर्ष 2022-23 के अंत तक यह बढ़कर 59.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी 10 साल में 3 गुना से अधिक का इजाफा। आर्थिक पैमाने पर देखें तो राज्यों का कर्ज जीएसडीपी के 16.6% से बढ़कर अब 23% तक पहुंच चुका है। कुछ राज्यों की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। पंजाब का कर्ज उसके जीएसडीपी का 40.35% है, वहीं नागालैंड का करीब 37%, पश्चिम बंगाल का लगभग 33.7% है। वहीं अच्छी स्थिति वाले कुछ राज्य हैं, जैसे ओडिशा का 8.45%, महाराष्ट्र का 14.64% और गुजरात का 16.37% है। सीएजी का कहना है कि कर्ज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत निवेश पर खर्च होना चाहिए, लेकिन 11 राज्यों ने इसे राजस्व घाटे यानी रोजमर्रा के खर्च, वेतन, पेंशन और सब्सिडी पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब में वित्त वर्ष 2023 में लिए गए कर्ज का केवल 26% पूंजीगत खर्च पर आया। आंध्र प्रदेश में तो यह हिस्सा और भी कम, सिर्फ 17% रहा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में करीब आधा कर्ज विकास परियोजनाओं में चला गया। सीएजी ने इसे फिस्कल गोल्डन रूल का उल्लंघन बताया है। बजट का बड़ा हिस्सा अब ब्याज चुकाने में जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के लिए संसाधन घट रहे हैं। यदि राजस्व में गिरावट आती है तो ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो स्थिति और कठिन हो जाती है। सीएजी की रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि वित्तीय अनुशासन ही आने वाले वर्षों में राज्यों की आर्थिक स्थिरता की कुंजी होगा। कर्ज से विकास तो संभव है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल राजस्व घाटा पूरा करने में होता रहा तो राज्यों की वित्तीय हालत और बिगड़ सकती है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी आज एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत थाने के पास घनसौली और शिलफाटा के बीच 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का ब्रेक थ्रू किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ब्रेक थ्रू को महत्वपूर्ण सफलता बताया। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में रेल मंत्री ने कहा कि समुद्र के नीचे स्थित प्रोजेक्ट का ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग से ये सफल हो पाया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में एक बहुत ही कठिन सेक्शन है मुंबई ठाणे वाला, जो कि अंडर सी समुद्र के नीचे टनल बनाने का काम है। इसमें आज एक 4.8 किलोमीटर, समझो 5 किलोमीटर का एक सेक्शन आज ओपन हुआ है, जो यहाँ पर आपके सामने है। जो ये प्रोजेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसमें समुद्र के नीचे भारत में पहली बार टनल बन रही है, तो इस टनल का आज का ये वाला सेक्शन खुलना एक बड़ा माइलस्टोन है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड प्रोजेक्ट की बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। करीब 300 किलोमीटर से ज़्यादा काम वायडक्ट का हुआ है, साथ ही साथ ट्रैक लेइंग का, स्टेशन का, ब्रिजेस का, और ये जैसे आज आपने देखा टनल का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और जिस तेजी से काम चल रहा है, कल जापान की टीम भारत आई थी पूरा इसका रिव्यू करने के लिए। सभी ने इसमें बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन दिखाया है कि इस प्रोजेक्ट के जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हुए भी इसकी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को
आत्मनिर्भर भारत वाली स्पिरिट से, स्वदेशी की स्पिरिट से बनाया जा रहा है। आप देखोगे जैसे ये टनल का डिज़ाइन है, जरा स्पेस देना, जैसे ये टनल का अगर आप पूरा डिज़ाइन देखो, ये टनल का डिज़ाइन जापान से एकदम अलग है। जापान में सिंगल ट्रैक का नैरो टनल रहता है, यानी हर ट्रैक के एक टनल। अपने जो डिज़ाइन किया, सभी IIT मद्रास और प्रोफेसर्स ने बहुत अच्छी उसमें स्टडी की, अच्छे इंजीनियर्स ने स्टडी किया और सिंगल टनल के अंदर 2 ट्रैक का डिज़ाइन बनाया, जो कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स ने भी इसको वैलिडेट किया। तो कई चीज़ों में, जैसे गर्डर है, गर्डर की मैन्युफैक्चरिंग, उसके गर्डर से रिलेटेड कंपोनेंट्स का, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हर क्षेत्र में। और नई दिल्ली के बाद मंडपा में आज 10वें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अखिल भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। सम्मेलन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI BR गवई ने कहा कि कैट ने वर्तमान में 6 लाख दायर मामलों में से 4 लाख का निपटारा किया, लेकिन अपीलों की बहुलता के कारण लंबित मामलों की संख्या अब भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी बनाने की वकालत की जो ये निगरानी कर सके कि कौन से मामले अपील लायक हैं और कौन से नहीं। इस दौरान उन्होंने ट्राइब्यूनल में सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। Current disposal and pending case status on CAT's website also reveals that CAT has disposed of nearly 4 lakhs of the 6 lakh cases instituted in the tribunal so far. These numbers reflect the immense effort, discipline and dedication that have gone into making of tribunal a functional and a responsive institution. We must therefore also reflect on the continuing challenge of pendency. Despite commendable disposal rates, pendency of administrative tribunal remains a significant concern, as it is so even with the pendency in the courts. You can have some central agency to filter as to whether really the matters deserve to be appealed or not. That will greatly reduce the pendency of the matters before the court. और प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुजरात के धुलेरा में एरियल सर्वे किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि वो गुजरात में जो धुलेरा सिटी है उसका एरियल सर्वे करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं धुलेरा का हवाई सर्वेक्षण। धुलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। धुलेरा हरित औद्योगिक शहर के रूप में लगातार विकसित हो रहा है और ये स्मार्ट सिटी परियोजना के लिहाज से कैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दीर्घकालिक औद्योगिकरण पर फोकस करेगा, उस लिहाज से ये आप देख पा रहे हैं हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। वैश्विक निवेश पर भी इस परियोजना का खासा फोकस है। नवीनतम परियोजनाओं में से ये एक है क्योंकि ये भावनगर और अहमदाबाद को जोड़ती है। धुलेरा की अगर बात की जाए और जब हम सभी प्रमुख स्मार्ट शहरों के उदाहरण की बात करते हैं तो उसमें धुलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना का भी जिक्र है और प्रदूषण रहित और स्वच्छ वातावरण के लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट परियोजना है। हरित उद्योग को आगे बढ़ाते हुए धुलेरा अपने आप में कई राज्यों के लिए उदाहरण है, जहां पर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, वहीं संपूर्ण सिटी को 3 चरणों में विकसित करने की योजना बनाई गई है, जहां पर ज़रूरत के हिसाब से औद्योगिक विकास तो है ही, साथ ही साथ हरित ऊर्जा को भी आप यहां पर जुड़ते हुए पाएंगे। इस परियोजना को धुलेरा SIR परियोजना विशेष निवेश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और स्मार्ट सिटी परियोजना के लिहाज से औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लॉजिस्टिक्स सहायता को और सशक्त बनाने के साथ साथ बिना किसी रुकावट वाले तमाम जो अत्याधुनिकता से लैस अगर हम देखें स्मार्ट सिटी के अनुभव हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। वैश्विक निवेश पर भी इस परियोजना का खासा फोकस साफ तौर पर, जिसमें सामुदायिक सुविधाएं, सड़कें, पर्यटन, मनोरंजन, खेल, इन सभी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और धुलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना की अगर बात की जाए तो औद्योगिक विकास में भारी उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ ये प्रदूषण रहित स्वच्छ पर्यावरण को भी बढ़ावा देगा हरित ऊर्जा के लिहाज से और भारत के विकास में एक बड़ा योगदान कारक साबित होगा।
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्मार्ट है। परियोजना का पूरा फोकस वैश्विक निवेश को और मजबूती देना है। धुलेरा स्मार्ट सिटी में मौजूदा अगर हम देखें तो प्रमुख उद्योग जो इस ग्रोथ ड्राइवर इंजन के तौर पर भारत को मजबूती देंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, विमानन है, रक्षा, सामान्य विनिर्माण, कृषि के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स और बायोडाइवर्सिटी का भी जिक्र है कि कैसे इन तमाम क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो पाएगा धुलेरा का, जो वैश्विक पटल पर भारत की एक मजबूत छवि को प्रस्तुत करेगा। और धुलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना का पहला चरण जो है वो 2024 में पूरा किया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो इस परियोजना में कोशिश यही की जा रही है कि स्मार्ट सिटीज़ के साथ साथ कैसे जो आपका औद्योगिक विकास है वो भी गति के साथ आगे बढ़े। बढ़ते कुछ अन्य खबरों की और बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की और साथ ही साथ सैम पित्रोदा की, जो अपने बयानों को लेकर लगातार घिरते जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने दोनों नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भारत के खिलाफ लड़ने का बयान और सैम पित्रोदा का पाकिस्तान को अपना घर बताना कांग्रेस की पाकिस्तान परस्त मानसिकता का सबूत है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को रेड कारपेट और कसाब के लिए अदालत जाने से कांग्रेस का असली राष्ट्र विरोधी चेहरा उजागर होता है। और कभी यासीन मलिक जैसे दुर्दांत आतंकवादी जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों सहित दर्जनों नागरिकों की हत्या की है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाना, कसाब जैसे हत्यारे के लिए आधी रात को अदालत का दरवाजा खटखटाना, खुलवाना, बाटला हाउस के आतंकियों के लिए आंसू बहाना, गांधी वाड्रा परिवार को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सैम पित्रोदा का बयान कोई चूक नहीं है, बल्कि कांग्रेस की मानसिकता का हिस्सा है पाकिस्तान प्रेम और भारत के इंस्टीट्यूशंस का विरोध। और अब बात त्योहारी सीजन की, जिसके शुरू होते ही आम आदमी को जीएसटी कटौती का फायदा मिलने लगेगा। कई इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर जीएसटी में कटौती की गई है। इन उत्पादों पर लगने वाला 28% जीएसटी अब घटकर 18% हो जाएगा। इसे लेकर बाजारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महंगाई पर होगा प्रहार, अब सस्ते होंगे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान। कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे एसी, फ्रिज, 32 इंच के बड़े टीवी, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव, ओवन, इंडक्स, हीटर, मिक्सर, ग्राइंडर जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। इससे जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है। 28% जीएसटी थी, अब 18% आ गई है, तो कस्टमर की जो खरीदारी है वो भी बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा। और सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 22 से हमारा नवरात्रि भी चालू है और जीएसटी भी इफेक्ट हो रही है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि बहुत से कस्टमर ऐसे होते थे जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनका बजट नहीं हो पाता था, तो अब वो इजीली एसी परचेज कर पाएंगे, तो ठंडी हवा भी ले पाएंगे इसके अंदर। ऐसे ही एलईडी सेक्शन के अंदर है, जैसे एलईडी सेक्शन के अंदर कोई कस्टमर 32 इंच का एलईडी लेने आता था, बट उसको मन होता था कि बड़ा टीवी चाहिए, बट उसका बजट नहीं हो पाता था। अब वो छोटे की जगह बड़े पे स्विच कर सकता है। लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा एसी की कीमतों को लेकर है। एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियों और डीलरों के लिए फेस्टिव सीजन समय से पहले ही शुरू हो गया है। 22 सितंबर से शुरू होने वाली नई जीएसटी दरों के ऐलान के बाद कंपनियों ने एसी की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। गवर्नमेंट इस काम में हर तरीके से विजिलेंस भी रख रही है और हर तरीके से कोशिश कर रही है। इवन मैन्युफैक्चरर्स बहुत टाइट हैं कि जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट ने दी है कि 28 से 18 कर रहा है, तो पूरा का पूरा बेनिफिट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। तो हमने भी इस चीज़ के लिए यहाँ पे आप अगर शोरूम में भी देखते हैं तो हमने भी क्लियर लिख रखा कि पहले 28% पे जो जैसे ये एसी था 56,500 रुपये का था, जो आज 52,300 रुपये का हो जाएगा। 22 तारीख के लिए बहुत कस्टमर इंतजार कर रहे हैं कि पहले 28% था, अब 18% है। तो उससे कस्टमर इच्छुक है कि जैसे प्राइस कम होगा तो हम परचेज करेंगे। और हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं कि हमारे नंबर लेके गए हैं और कितना रेट कम हो गया, वो हिसाब से कस्टमर आएंगे हमारे पास। और कस्टमर के भी उत्साह है कि हमारा रेट कम होगा तो हम और परचेज करेंगे। जीएसटी दरों में किए गए इस बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का लाभ घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज पर मिलेगा। आपको इन उत्पादों पर सीधे 10% की बचत होगी। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज।
और रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। आज से एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। सुपर 4 के पहले मुकाबले में आज आबू धाबी में श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से होना है। श्रीलंका ने अपराजित रहते हुए ग्रुप बी से सुपर 4 में जगह बनाई। वहीं बांग्लादेश ने अफगानिस्तान और हांगकांग को हराया और ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हुए सुपर 4 में जगह बनाई। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने सुपर 4 में जगह बनाने में सफलता पाई। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अजय रहते हुए सुपर 4 में जगह बनाई। वहीं पाकिस्तान ने यूएई को हराकर ग्रुप ए में अपनी जगह पक्की की। सुपर 4 में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में फाइनल खेलेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने शेख जायद स्टेडियम आबू धाबी में खेले गए एशिया कप के ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में ओमान को 21 रन से हराया। अब भारत का अगला मुकाबला रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है। टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे भारतीय प्रशंसकों से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। वन साइडेड मुकाबला सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। टीम इंडिया ने अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए। सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने नहीं आए, लेकिन ओमान की तारीफ करनी होगी। यहाँ पे टफ कंपटीशन दिया भारतीय टीम को। कुछ फैंस हमारे साथ हैं। आप ऐसा कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओमान इतना ज़्यादा पुश करेगा इंडिया को? नहीं, पर मैच बड़ा अच्छा रहा। हम सोच तो नहीं रहे थे कि इतना वो लास्ट 20 ओवर 40 ओवर तक पूरा मैच चलेगा, पर देख के अच्छा लगा कि ओमान ने अच्छा खेल खेला जी। और वो हार्दिक पांड्या का कैच बड़ा अच्छा लगा, जिसके कारण जो भी हमारी दिल की धड़कन तेज हो रही थी वो थोड़ी शांत। अब अगला मुकाबला पाकिस्तान से है। सुपर 4 का पहला मुकाबला होगा, तो टफ कंपटीशन पाकिस्तान तो हमें पहले मैच में तो नहीं दिया जैसे ओमान ने दिया, लेकिन आपको लगता है कि वन साइडेड होगा जैसे पहले हुआ पाकिस्तान के खिलाफ? वो वन साइडेड ही मैच होगा। जिस तरह की पाकिस्तान का परफॉर्मेंस चल रहा है उस तरह मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कंपटीशन दे पाएगा। जो ओमान का टीम मतलब पाकिस्तान टीम से एकदम बेटर खेला है। मतलब एक नया जो राइजिंग टीम है वो पाकिस्तान से अच्छा खेला है। और 20 जो नेक्स्ट मैच होने वाली है इंडिया पाकिस्तान का, तो मुझे लगता है वन साइडेड ही मैच होगा। चलिए, ओमान के खिलाफ हम कह सकते हैं कि जैसा सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन साइडेड होगा, वन साइडेड नहीं हुआ। फैंस एक तरह से खुश दिखाई दे रहे हैं कि ओमान ने कंपटीशन दिया, 40 ओवर तक मुकाबला चला, लेकिन अब अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है और सब टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अबू धाबी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।